What's up my lovely friends? Hope you are doing fantastic today. So guys, आज फाइनली मैं अपनी R5 वर्सेस R6 वीडियो को जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने R5 और R6 के वीडियो स्पेक्स को कंपेयर किया था और जिन लोगों ने नहीं देखा वो यहाँ कहीं लिंक आ जाएगा, उस पर आके क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम R5 और R6 के फोटो स्पेक्स को कंपेयर करेंगे। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि R5 हर जगह पे टोटल विनर है, बट ऐसा है नहीं गाइस। मतलब कैनन ने R6 को भी कुछ ऐसे अमेजिंग हथियार दिए हैं जो उसको एक बहुत ही बढ़िया कैमरा बनाता है और वो R5 में भी नहीं है, राइट। तो मेरे फोटोग्राफर भाई लोग, अगर आप जानना चाहते हो इन चीज़ों के बारे में, इन सारे स्पेक्स के बारे में और अपना कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो लेट्स स्टार्ट। ओके तो सबसे पहले उन चीज़ों को जान लेते हैं जिस डिपार्टमेंट पे ये दोनों कैमरे सिमिलर हैं। तो नंबर 1, दोनों ही कैमरे आपके फुल फ्रेम कैमरे हैं। नंबर 2, दोनों ही कैमरों में जो इमेज प्रोसेसर लगा है वो सेम है, डिजिक एक्स, जो कि हमारे इनका जो फ्लैगशिप मॉडल है 1DX Mark III उसमें भी सिमिलर प्रोसेसर यूज हुआ है। अगली चीज़ है जो इनका फास्ट कैप्चर मोड है, यानी इलेक्ट्रॉनिक शटर में आप 1 सेकंड में 20 फ़ोटो खींच सकते हैं और मैकेनिकल शटर में 1 सेकंड में 12 फ़ोटो खींच सकते हैं। अगली सिमिलरिटी जो है दोनों कैमरों में वो है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। गाइस, दोनों कैमरों में आपको इक्वली इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। स्पेशली जो नए वाले RF लेंस है, अगर आप उनको लगाएंगे तो उनके साथ तो मतलब एकदम गिम्बल टाइप की फील आ जाएगी। मेरे हिसाब से मार्केट में अगर हम इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो एक ओलंपस है, उसके बाद कैनन आता है। मतलब इतना अच्छा है, सोनी तो उसके आसपास भी नहीं है। अगला जो सिमिलैरिटी है वो है इमेज फाइल फॉर्मेट। दोनों ही कैमरों में आपको JPEG का ऑप्शन मिलेगा, रॉ का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ एक नया फॉर्मेट है HEIF, जिसकी फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट। ये JPEG की तरह ही काम करता है, मतलब ये रॉ फॉर्मेट नहीं है, कंप्रेस फॉर्मेट है JPEG टाइप का। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसकी क्वालिटी जो है वो JPEG से काफ़ी बेहतर होती है। ये डायनामिक रेंज भी JPEG से काफ़ी बेहतर कैप्चर करता है और साथ ही साथ इसका जो साइज़ होता है वो JPEG का लगभग आधा, मान लीजिए आप आधे के आसपास होता है। तो अगर आप अपने SD कार्ड में एक फुल साइज़ यानी लार्ज क्वालिटी की 2000 JPEG ले पाते हैं तो यही वाला जो HEIF फाइल फॉर्मेट है ये आप लगभग 3000 कैप्चर कर पाएंगे। इसकी ये खासियत है। एप्पल ने 2 साल पहले अपने आईफोन के अंदर भी ये फॉर्मेट इंप्लीमेंट किया और धीरे धीरे मेरे ख्याल से सारे कैमरे इसी मोड पे आ जाएंगे। तो ये तो रही हमारी सिमिलैरिटी की बात। अब आते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों कैमरों में, राइट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो सबको पता है वो है मेगापिक्सल का। R5 है आपका 45 मेगापिक्सल, वहीं R6 है आपका 20.1 मेगापिक्सल। गाइस, अपने कैमरे में जब आप कभी कंटिन्यूस मोड पे शटर बटन दबाते हैं तो आपका कैमरा मशीन गन की तरह फायर करता है, दर 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 दर, और फोटो खींचता रहता है, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो कैमरा स्लो हो जाता है और फिर वो रुक जाता है, फोटो लेना बंद कर देता है। तो कैमरा स्लो होने से पहले एक कैमरा कितनी फ़ोटो खींच पाता है उसको हम इमेज बफर बोलते हैं। तो कैनन R5 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक शटर मोड में, जिसमें आप 1 सेकंड में 20 फ़ोटो लेते हैं, अगर आप रॉ और लार्ज JPEG सेलेक्ट करते हैं तो आप 84 रॉ और लार्ज JPEG ले पाएंगे, मतलब 84 फ़ोटोज़ ले पाएंगे। मेरे ख्याल से जो HEIF फाइल फॉर्मेट है वो आप इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए आपको मैकेनिकल शटर ही यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप खाली JPEG लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर मोड पे तो आप 170 JPEG फ़ोटो ले पाएंगे। अब अगर हम बात करें मैकेनिकल शटर की, जिसमें कि आप 1 सेकंड में 12 फ़ोटो खींच सकते हैं, वहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब वहाँ पे आप वो नया वाला फाइल फॉर्मेट है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप रॉ फोटो और HEIF खींचते हैं लार्ज साइज़ की तो आप 90 फ़ोटोज़ खींच सकते हैं
अगर आप ये मोड चेंज करके आप रॉ और जेपेग लेते हैं तो आप 160 वो ले सकते हैं मैकेनिकल शटर मोड में। और वहीं पे अगर आप खाली रॉ लेते हैं, खाली रॉ फोटो खींचना चाहते हैं तो आप 180 रॉ फोटोज खींच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रॉ और HEIF की बात करें लार्ज साइज की कैनन R6 में, तो यहाँ पे आप 140 रॉ और HEIF ले पाएंगे R5 में, जो कि आप 90 ले पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रॉ और जेपेग की बात करें तो यहाँ पे आप 160 रॉ और जेपेग ले पाएंगे। और यहीं पे अगर हम खाली रॉ फोटोज़ की बात करें तो आप 240 खाली रॉ फोटोज़ ले सकते हैं, जो कि R5 में आपका सिर्फ 180 ले सकते हैं। और ये जो डिफरेंस है गाइस, ये मेगापिक्सल के मारे हैं, क्योंकि R5 45 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींचता है और R6 20.1 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींचता है। तो ये बफर साइज़ हमारे स्पोर्ट्स और एक्शन फोटोग्राफर या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए मेरे हिसाब से R6 बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी डीप बफर मिल रहा है, आप काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एक बार में खींच सकते हैं। अब बात करते हैं ISO रेंज की। यहाँ पे भी दोनों कैमरे डिफरेंट हैं। R5 में जहाँ पे आपको 100 से लेकर 51,200 तक का ISO लिमिट मिल रहा है आपको, वहीं पे R6 में आपको 100 से लेके 1,02,400 का ISO लिमिट मिल रहा है। तो ISO रेंज में भी R6 थोड़ा सा बेटर दिख रहा है मेरे को R5 से। नेक्स्ट डिफरेंस इज आपका कैमरे का EVF व्यू फाइंडर। तो जो R5 है वहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन व्यू फाइंडर मिल रहा है, जो कि 5.76 मिलियन डॉट्स का OLED पैनल लगा है। और हम सबको पता है कि OLED में कलर वगैरह कितने ज़बरदस्त आते हैं। वहीं R6 की बात करें तो उसमें 3.76 मिलियन डॉट का नॉर्मल LCD पैनल लगा हुआ है। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो दोनों ही कैमरों में आपको डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेंगे। R5 में जहाँ पे आपको 2 SD कार्ड UHS 2 कंपेटेबल SD कार्ड स्लॉट मिलेंगे, वहीं पे R5 में आपको एक SD कार्ड UHS 2 और एक CF एक्सप्रेस कार्ड मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए दिक्कत है गाइस, क्योंकि देखो SD कार्ड की कॉस्ट हमको पता है कितनी होती है, लेकिन CF कार्ड की अगर हम बात करें तो उसकी कॉस्ट हमेशा हायर एंड पे ही होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और आप एक तो लोगे नहीं, अगर आप CF भी लेते हो तो आपको कम से कम 2 तो चाहिए होगा कि भाई एक भर गया तो आप दूसरा बैकअप लगा लो, तब तक पहला वाला खाली कर लो। तो 2 CF एक्सप्रेस कार्ड मेरे को नहीं लगता कोई इन्वेस्ट करेगा। जहाँ तक है मेरे को 80% लग रहा है कि यहाँ पे फोटोग्राफर अगर R5 लेते हैं तो वो सिंगल कार्ड स्लॉट ही यूज़ करेंगे। LCD स्क्रीन साइज़ की बात करें तो R5 में आपको 3.2 इंच का LCD स्क्रीन मिलता है, वहीं R6 में आपको 3 इंच का LCD स्क्रीन मिलता है। ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा सुनने में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि R5 का LCD स्क्रीन बड़ा है, और बड़ा हमेशा बेटर होता है। आप अच्छे से फोकस वगैरह चेक कर सकते हैं, एंड विच इज़ गुड। लो लाइट में फोकसिंग की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों कैमरे थोड़े से डिफरेंट हैं। R5 आपको -6 EV तक लो लाइट में फोकस कर पाएगा स्टिल मोड में, और वीडियो मोड में -4 EV तक लो लाइट में फोकस कर पाएगा। वहीं R6 आपको -6.5 EV तक लो लाइट में फोकस कर पाएगा, और वीडियो मोड में -5 EV तक फोकस कर पाएगा अंधेरे में। जिन लोगों को EV समझ में नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं कि अगर आप ये फोटो देखें तो ये मैंने एक नॉर्मल एक्सपोजर के साथ लिया है यहाँ पे ये फोटो, और अब मैं इसको -2 EV कर दूंगा तो ये देखिए कितना डार्क हो गया है ये फोटो। यहाँ से आपको इमेजिन हो जाएगा कि अगर -2 इतना डार्क है तो -6 या -6.5 कितना डार्क होगा। तो ये दोनों ही कैमरे अंधेरे में फोकस करने में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अगली चीज़ जो दोनों कैमरों में अलग है वो है वाईफाई सपोर्ट। तो R5 आपका 5 GHz नेटवर्क वाईफाई सपोर्ट करता है, वहीं R6 आपका ट्रेडिशनल 2.4 GHz वाईफाई सपोर्ट करता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि इसमें क्या फ़र्क होता है उसको मैं बता दूं। 5 GHz है उसका रेंज कम होता है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है, और जो 2.4 GHz है उसका रेंज ज़्यादा होता है लेकिन स्पीड कम होती है। अगर आप R6 में ये मान लीजिए कि आप 20 मीटर की रेंज आपको मिल रही है और एक फ़ोटो ट्रांसफ़र होने में 30 सेकंड लगा रहा है, तो R5 में हो सकता है आपको 10 मीटर की ही रेंज मिले लेकिन फ़ोटो ट्रांसफ़र होने में आपको हो सकता है 5 सेकंड लगाए, 10 सेकंड लगाए। तो गाइस एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो सिर्फ R5 में R6 में नहीं है, वो है वॉइस मेमो का ऑप्शन। वॉइस मेमो में क्या होता है कि आप फोटो के साथ एक वॉइस नोट अटैच कर सकते हैं, जो कि एक अलग से ऑडियो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, और उस फाइल का नाम भी सेम ही होगा जो कि आपका फ़ोटो का नाम होगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है जो बड़े बड़े कमर्शियल असाइनमेंट करते हैं, जो अपनी फ़ोटो खुद एडिट नहीं करते बल्कि एडिटर के पास भेजते हैं। तो सपोज़ अगर आपने एक कोई फ़ोटो खींची, आपने उसमें लाइटिंग यूज़ करी और आपके मन में कोई एक टेक्निक है जिस टेक्निक से आप उसको एडिट करना चाहते हैं,
तो आप अपनी उस फोटो के साथ वॉइस नोट अटैच कर दें। आपका एडिटर जब वो डेटा सारा डाउनलोड करेगा तो उसको उस फाइल के साथ नोट मिल जाएगा और उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि इस पर्टिकुलर फोटो को कैसे एडिट करना है। अगर वेट की बात करें तो R5 आपका 738 ग्राम होगा, वहीं पे जो R6 है वो 680 ग्राम है। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर 12 घंटे की वेडिंग करनी है और गले में लटका के घूमना हो तो 10, 20, 30 ग्राम से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो गाइस बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो R5 में आप अगर व्यू फाइंडर के थ्रू फोटो लेते हैं तो आप 320 शॉट ले सकते हैं एक फुल बैटरी में, और अगर आप पीछे की बैक LCD यूज़ करते हैं तो आप 490 फोटोज़ ले सकते हैं। वहीं R6 में अगर आप व्यू फाइंडर यूज़ करते हैं तो आप 380 फोटोज़ ले सकते हैं व्यू फाइंडर के थ्रू, लेकिन अगर आप बैक LCD यूज़ करते हैं तो फिर आप 510 फोटोज़ ले सकते हैं। देखिए फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है दोनों में, लेकिन इतना कम भी नहीं है। मतलब मैं बोलूँगा कि 20-30 फोटो का फ़र्क भी काफ़ी होता है, स्पेशली जब कभी आप ऐसे मोमेंट पे हो जहाँ पे आपकी बैटरी एकदम से जाती है और फिर आप दूसरी बैटरी निकाल के लगाते हो, तब तक आप मोमेंट मिस कर देते हो। तो थोड़ा सा फ़र्क है और R6 यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है। एक और यूनिक फीचर है जो R5 में है और वो है डुअल पिक्सल रॉ। सो गाइस कंफ्यूज मत होइए, ये ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है, ये एक दूसरा ही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जब कैमरा फोटो लेता है तो साथ में उस सीन का एक डेप्थ मैप भी क्रिएट कर लेता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसका क्या यूज़ है, उसका यूज़ ये है कि एडिटिंग के टाइम में आप अपना फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोटो या पोर्ट्रेट की लाइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने ये आईफोन में देखा होगा कि आईफोन में पोर्ट्रेट लाइटिंग का ऑप्शन है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आप अपने इस R5 में भी आप पोर्ट्रेट लाइटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ़ोटो लिया और फोकस गलती से आँख की जगह नाक पे हो गया तो वो भी आप एडिटिंग में एडजस्ट करके वापस से आँख में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि R6 में नहीं है, R5 में दिया गया है। तो गाइज दैट्स ऑल, यही डिफरेंस है दोनों कैमरों में। आई होप मैंने सब कवर कर लिया हो, कुछ चीज़ मिस ना करी हो। भाई अगर मेरी नज़र से देखें तो R5 और R6 दोनों ही बहुत ही बढ़िया कैमरे हैं। अगर आप प्रो कैटेगरी के फोटोग्राफर हैं, आप बिलबोर्ड और होर्डिंग्स के लिए फ़ोटो खींचते हैं जहाँ पे आपको बड़े बड़े प्रिंट लेने हैं, या फिर आप सिनेमेटोग्राफर हैं जो आप हाई एंड मूवी शूट करते हैं रॉ में, तो आपके पास R5 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए R6 बहुत ही बढ़िया कैमरा है। इनफैक्ट अगर कोई नॉर्मल बंदा उसके पास R5 का बजट है तो भी मैं उसको बोलूँगा कि भाई आप R5 मत लो, R6 लो। रीज़न बीइंग प्रैक्टिकलिटी। हमको क्या होता है कि हम ज़्यादा मेगापिक्सल, ज़्यादा बड़ा रेजोल्यूशन देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंपनियाँ हमारी तरफ दाना फेंकती है और हम उसमें फंस जाते हैं। बट एक थोड़ा सा समझिए, और आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आप एक वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो क्या आप पूरी वेडिंग 45 मेगापिक्सल यूज़ करेंगे शूट करने के लिए? नहीं करेंगे, मेरे को नहीं लगता। आप हो सकता है 10-12 पोर्ट्रेट खींच लें 45 मेगापिक्सल में, बट और अगर आपने कर भी लिया तो आपको कितने कार्ड बदलने पड़ेंगे आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। तो कार्ड का एक अलग इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, जब आप उस डेटा को कहीं पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इतनी जगह घेरेगा कि जितने में आप 3 शादियों का डेटा लाते हैं उतने में आपका 1 शादी का डेटा आएगा। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि 45 मेगापिक्सल वाली फाइल को एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लगेगी। तो भैया अपने कंप्यूटर में रैम वैम बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कि भैया हाथी तो आपने खरीद लिया, आप उसको खिलाओगे क्या, राइट? सेम गोज़ फॉर वीडियो। 8K की रॉ वीडियो है, आप कहाँ शूट करोगे? 8K का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात तो आपको अपना कंप्यूटर ही नया ख़रीदना पड़ेगा सिर्फ 8K चलाने के लिए। उसके बाद वो 1 मिनट की फ़ाइल होगी आपकी 18 GB की 1 मिनट की फ़ाइल। तो इमेजिन करो कितना स्टोरेज कार्ड लगने वाला है आपका। तो अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बोले तो आपका जो R6 है वो बहुत ही बढ़िया कैमरा, उसमें सारे काम के फीचर हैं, कोई काम का फीचर मिस नहीं है। चाहे वो IBIS हो, चाहे वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस हो, चाहे वो 20 FPS शूटिंग हो, हाई स्पीड शूटिंग हो, ठीक है, आपका सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। तो भाई मेरी पर्सनल अगर मेरे को लेना होगा तो आई थिंक मैं R5 नहीं लूँगा, मैं R6 लूँगा। बाकी आप मेरे को बताइए कि आप कौन सा कैमरा लेंगे इनमें से। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। और बाकी सोनी का A7S III भी लॉन्च होने वाला 28 तारीख को, तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उस पर भी जल्दी ही एक वीडियो बनाऊँगा उसके डिटेल फीचर के साथ जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन, बाय बाय, enjoy and have fun.